शुभ प्रभात। आज 29 अप्रैल 2026 है। अगर कोई ये मान रहा है कि रूस और यूक्रेन का वर्तमान युद्ध केवल पूर्वी यूरोप की खाइयों और ठंडे मैदानों तक सीमित है, तो शायद उसे भूमध्य सागर में छिपे गुप्त तेल टैंकरों और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों की ओर नजर डालने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाओं के इस विस्तृत और शांत विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम बिना किसी सनसनी या भय के केवल तथ्यों, डेटा और रणनीतिक हकीकत पर बात करेंगे। और हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो सूचनाएं आ रही हैं वो पहली नज़र में बिखरी हुई लग सकती हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो वे एक बहुत बड़ी और जटिल भू राजनीतिक तस्वीर पेश करती हैं। सही कहा। और चर्चा में गहराई तक जाने से पहले ये बताना आवश्यक है कि ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और आज हम जो भी विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं वो स्टाइलो न्यूज़ द्वारा जनरेट किया गया है। ये एक अत्याधुनिक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। बिल्कुल। और स्टाइलो न्यूज़ की पृष्ठभूमि समझना यहाँ महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक आम न्यूज़ ऐप नहीं है, ये असल में स्टाइलो इंटरलॉप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है। मतलब ये आम लोगों के लिए बनाया गया है। जी, लेकिन यह उसी तकनीक पर आधारित है। स्टाइलो इंटरलॉप्स वो टूल है जिसे विशेष रूप से सरकारी एजेंसियों, सेना और बड़े वैश्विक व्यवसायों के निर्णयकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है। अरे वाह! तो इसका अर्थ यह है कि श्रोताओं के पास इस टूल के माध्यम से उसी स्तर की खुफिया जानकारी और डेटा विश्लेषण तक पहुंचने का अवसर है जिसका इस्तेमाल दुनिया के शीर्ष रणनीतिकार करते हैं। ये तो बहुत ही शानदार बात है। तो चलिए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का शीर्षक है यूक्रेन अंडर प्रेशर, रशियाज नेक्स्ट ऑफेंसिव टेक शेप। जी, ये 2 हफ्तों यानी मध्य अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2026 तक के सैकड़ों समाचार स्रोतों, खुफिया अनुमानों और सोशल मीडिया सेंटिमेंट का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करना है। और ये विश्लेषण हमें इस बात का अनुमान लगाने में मदद करेगा कि आने वाले हफ्तों में संभावित रूप से कौन सी घटनाएं आकार ले सकती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जब हम इस युद्ध को रोकने की कोशिशों पर नजर डालते हैं तो सबसे पहला विचार कूटनीति का आता है। स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम अप्रैल के मध्य से लेकर अब तक की खुफिया रिपोर्ट्स और समाचार स्रोतों का विश्लेषण करें तो कूटनीति जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटी हुई लगती है। हाल ही में जो ईस्टर संघर्ष विराम का प्रयास हुआ था वो बुरी तरह विफल रहा। तथ्य इस बात की पूरी तरह पुष्टि करते हैं। संघर्ष विराम लागू होने के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलाबारी करने के आरोप लगाए, जो कि काफी निराशाजनक है। जी। और अगर हम कूटनीतिक बयानों का डेटा देखें तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता और संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के लिए खुलापन दिखाया है। लेकिन जब हम रूस के रुख का विश्लेषण करते हैं, विशेष रूप से क्रेमलिन और विदेश मंत्री सर्जे लावरोव के बयानों का, तो उनकी शर्तें किसी भी समझौते की गुंजाइश नहीं छोड़ती। मतलब उनकी शर्तें बहुत सख्त हैं। बहुत सख्त। रूस की स्पष्ट मांग है कि जब तक उसकी सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय दावे पूरी तरह स्वीकार नहीं किए जाते, सैन्य अभियान नहीं रुकेगा। इन वार्ताओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई कूटनीति है ही नहीं। ये कूटनीति के नाम पर एक तरह का डांस लग रहा है। डांस? किस अर्थ में? मेरा मतलब है एक परफॉर्मेटिव डांस, जहां मंच पर दोनों पक्ष मौजूद तो हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ नहीं नाच रहे हैं। अच्छा। वे दर्शकों के लिए नाच रहे हैं। वे वास्तव में एक दूसरे से बात करके कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों यानी उन पश्चिमी देशों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कितने तर्कसंगत और शांतिप्रिय हैं। ये मूल्यांकन बहुत सटीक है। और सोशल मीडिया सेंटिमेंट भी यही बताता है कि पश्चिमी पर्यवेक्षक इन वार्ताओं को महज एक दिखावा मान रहे हैं। जी, और हमें ये समझना होगा कि इस तथाकथित दिखावे के पीछे का मैकेनिज्म क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसे कोर्सिव सिग्नलिंग या दबाव की रणनीति कहा जाता है। कोर्सिव सिग्नलिंग। जी, वर्तमान स्थिति में शांति वार्ता संघर्ष को खत्म करने का उपकरण नहीं रह गई है। यह अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने का एक कूटनीतिक हथियार बन गई है। रूस की रणनीति यह है कि वो कूटनीतिक मेज पर तभी बैठेगा जब उसकी शर्तें बिना किसी मोल भाव के मान ली जाए। और यूक्रेन का क्या नजरिया उसमें? वहीं यूक्रेन को यह दिखाना आवश्यक है कि वो शांति के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे मिलने वाला पश्चिमी देशों का सैन्य और आर्थिक समर्थन खतरे में पड़ सकता है। तो ये एक मजबूरी भी है। बिल्कुल। जब तक किसी एक पक्ष को युद्ध के मैदान में निर्णायक बढ़त नहीं मिल जाती, ये परफॉर्मेटिव कूटनीति ऐसे ही चलती रहेगी। ये तो सोचने वाली बात है।
खैर, अगर कूटनीति सिर्फ एक प्रदर्शन है और मेज पर कोई वास्तविक समाधान नहीं निकल रहा है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि दोनों पक्ष अपनी सौदेबाजी युद्ध के मैदान में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जमीनी हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूर्वी मोर्चे पर, विशेषकर पोक्रोव्स्क, कोस्त्यांतिनिवका और जापोरिजिया सेक्टर में रूस भारी दबाव बना रहा है। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध की तरह भीषण खाइयों की लड़ाई चल रही है। ट्रेंच वॉरफेयर, जो बहुत ही विनाशकारी होता है। हाँ, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई है। वे केवल अपनी सीमाओं पर रक्षात्मक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। यूक्रेन ने अब रक्षात्मक लड़ाई के साथ साथ रूस के भीतर सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक डीप स्ट्राइक या गहराई तक हमले तेज कर दिए हैं। और ये लक्ष्य कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि उन्होंने टुअप बंदरगाह की रिफाइनरी को निशाना बनाया है, समारा क्षेत्र के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं और तागानरोग की एक ड्रोन फैक्ट्री को भी नष्ट किया है। जी। और ये सब उन एफपीवी ड्रोन्स और लंबी दूरी के जेट पावर्ड ड्रोन्स के माध्यम से हो रहा है, जिनका उत्पादन लाखों की संख्या में किया जा रहा है। इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ड्रोन्स ने युद्ध में पारंपरिक वायुसेना की पूरी तरह से जगह ले ली है। देखिए, यहाँ मैं इस दावे से थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? ड्रोन्स ने पूरी तरह से वायुसेना की जगह नहीं ली है। फाइटर जेट्स की गति, पेलोड क्षमता और रडार से बचने की तकनीक अभी भी बहुत उन्नत है। एक जेट जितना नुकसान कर सकता है उतना एक ड्रोन नहीं कर सकता। हाँ, एक फाइटर जेट तो कई टन बम ले जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ड्रोन्स ने जो किया है वो है युद्ध लड़ने की क्षमता का लोकतंत्रीकरण। युद्ध का लोकतंत्रीकरण? इसका क्या मतलब हुआ? जरा इसके अर्थशास्त्र को समझिए। एक आधुनिक फाइटर जेट की कीमत करोड़ों डॉलर होती है। उसे उड़ाने के लिए सालों की ट्रेनिंग चाहिए और एक सुरक्षित रनवे की आवश्यकता होती है। सही बात है। इसके विपरीत एक लंबी दूरी का ड्रोन कुछ हजार डॉलर में बनता है। उसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और अगर वो मार गिराया जाए तो किसी पायलट की जान नहीं जाती। यूक्रेन के पास रूस जैसी विशाल वायुसेना नहीं है, इसलिए उन्होंने इस असममित रणनीति को अपनाया है। तो वे सस्ते ड्रोन्स के झुंड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाया जा सके? जी बिल्कुल। लेकिन क्या वे सिर्फ सैन्य ठिकानों को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपने टुआप्से और समारा का जिक्र किया था। सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं। अगर आप ध्यान दें कि उन्होंने कहाँ हमला किया, टुआप्से और समारा की रिफाइनरियां, वे रूस के बटुए पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। आर्थिक नाकेबंदी। जी, एक रिफाइनरी को नष्ट करने का मतलब है कि आप न केवल टैंकों और विमानों के लिए ईंधन की आपूर्ति काट रहे हैं, बल्कि आप उस तेल के निर्यात को भी रोक रहे हैं जिससे युद्ध के लिए पैसा आ रहा है। ये तो बहुत ही गहरी रणनीति है। एक $10,000 का ड्रोन $1 अरब की रिफाइनरी को हफ्तों के लिए बंद कर सकता है। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है, ये युद्ध की फंडिंग को रोकने की एक सोची समझी आर्थिक नाकेबंदी है। बाप रे, ये आर्थिक नाकेबंदी वाला बिंदु हमें एक बहुत ही हैरान करने वाली जगह पर ले जाता है। जब मैंने इस विस्तृत चर्चा के स्रोतों को पढ़ा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आप लीबिया वाले घटनाक्रम की बात कर रहे हैं? जी हाँ, यह संघर्ष अब केवल रूस और यूक्रेन की सीमाओं या पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया है। लीबिया का उदाहरण इस युद्ध के वैश्विक फैलाव का सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण प्रमाण है। मतलब खुफिया जानकारी बताती है कि यूक्रेन की सेना ने लीबिया में त्रिपोली सरकार के साथ एक गुप्त समझौता किया है। जी, ये बहुत ही साहसिक कदम है। और इसके तहत उन्होंने भूमध्य सागर में रूस की शैडो फ्लीट के एक टैंकर, जिसका नाम आर्कटिक मेटागस है, उस पर ड्रोन से हमला किया। उत्तरी अफ्रीका में जाकर एक नौसैनिक ऑपरेशन चलाना, एक ऐसे देश के लिए जिसकी खुद की नेवी लगभग खत्म हो चुकी है, ये एक अकल्पनीय छलांग है। देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये उनकी उसी आर्थिक नाकेबंदी का विस्तार है। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज समझनी है। हम बार बार इस शैडो फ्लीट के बारे में सुनते हैं, ये वास्तव में काम कैसे करता है? इतने बड़े तेल के जहाज आधुनिक रडार और सैटेलाइट से कैसे छुप सकते हैं? इन प्रतिबंधों को धता बताने के लिए रूस ने दुनिया भर से पुराने खस्ताहाल टैंकरों को खरीदा है। अच्छा, तो वे नए जहाज इस्तेमाल नहीं कर रहे? जी नहीं, इन जहाज़ों का मालिकाना हक बहुत ही जटिल शेल कंपनियों के जाल में छिपा होता है, जो अक्सर दुबई या हांगकांग जैसे स्थानों में पंजीकृत होती हैं। लेकिन मालिकाना हक छिपाने से जहाज तो अदृश्य नहीं हो जाता ना? समुद्र में तो वो दिखेगा ही। बिल्कुल, इसलिए वे तकनीकी हेरफेर का सहारा लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत हर जहाज में एक AIS सिस्टम होता है, यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो उसकी लोकेशन प्रसारित करता है। जी। शैडो फ्लीट के जहाज अपनी लोकेशन को स्पूफ करते हैं, यानी वे तकनीकी रूप से गलत सिग्नल भेजते हैं कि वो कहीं और है। अरे वाह। या फिर वे सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिसे डार्क जाना कहते हैं। वे गहरे समुद्र में, जहां कोई तटरक्षक निगरानी नहीं होती, एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करते हैं। तो यूक्रेन ने लीबिया में त्रिपोली सरकार के साथ मिलकर इस पूरे गुप्त और रडार मुक्त नेटवर्क को निशाना बनाया है। हाँ, क्योंकि यूक्रेन समझता है कि अगर वे केवल पूर्वी मोर्चे पर लड़ते रहे तो ये एक अंतहीन युद्ध होगा। रूस संसाधनों के मामले में बहुत बड़ा है, तो उन्हें रूस की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना ही होगा। बिल्कुल, उन्हें रूस के सुरक्षित ठिकानों को वैश्विक स्तर पर निशाना बनाना होगा। और ये फैलाव केवल लीबिया तक सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि खेरसोन में उत्तर कोरिया के अधिकारियों के साथ रूस की सैन्य चर्चाएं चल रही हैं, जो इसे एक प्रशांत महासागरीय आयाम देता है। जी। दूसरी तरफ बाल्टिक सागर के ऊपर नाटो द्वारा रूसी रणनीतिक विमानों को रोके जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। और सबसे खतरनाक स्थिति रोमानिया की सीमा पर, जो एक नाटो देश है, रेनी पोर्ट कॉरिडोर के पास देखी गई है, जहां रूसी ड्रोन के मलबे गिरे हैं। रोमानिया में ड्रोन का मलबा गिरना ये दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध को भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ये सीधा सीधा नेटो क्षेत्र में युद्ध का प्रवेश है। ये तो बहुत डरावना है। अगर गलती से कोई सशस्त्र ड्रोन किसी आबादी वाले इलाके या नेटो के बुनियादी ढांचे पर गिर गया तो हम एक वैश्विक दुर्घटना के मुहाने पर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। और इन वैश्विक अभियानों के लिए, चाहे वो अफ्रीका में हो या लंबी दूरी के ड्रोन्स के उत्पादन में, दोनों पक्षों को बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत की आवश्यकता है। लेकिन यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के भीतर का तनाव खुलकर सामने आ रहा है। आप आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं। हाँ। एक और पश्चिमी देशों ने $45 बिलियन की सैन्य सहायता और यूरोपीय संघ ने 90 बिलियन यूरो के भारी भरकम ऋण को मंजूरी दी है, जो कि सतह पर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन दिखाई देता है। सतह पर? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो राजनीतिक ध्रुवीकरण की दरारें बहुत गहरी होती जा रही हैं। जैसे कि देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाटो से हटने की धमकियां आ रही हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार JD वेंस ने हाल ही में हंगरी का दौरा किया और जो बयान दिए वो वर्तमान पश्चिमी नीति से बिल्कुल मेल नहीं खाते। जी। स्लोवाकिया में युद्ध के समर्थन के खिलाफ खुलेआम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रूसी तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधों में छूट का नवीनीकरण कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। देखिए, इन घटनाक्रमों का विश्लेषण करते समय हमें पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ रहना होगा। यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराने के बजाय ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर देश अपनी विदेश नीति और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो है। हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा ग्रिड दशकों से रूसी तेल और गैस पर निर्भर रहे हैं। उनकी सरकारें ये तर्क दे रही हैं कि कड़े प्रतिबंध उनकी अपनी जनता के लिए आर्थिक संकट पैदा कर रहे हैं और उद्योगों को नष्ट कर रहे हैं। उनकी चिंता भी जायज है। दूसरी ओर, अमेरिका जैसे देश जानते हैं कि अगर वे रूसी तेल को वैश्विक बाजार से पूरी तरह हटा देंगे तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति या महंगाई बेकाबू हो जाएगी। इन सभी विरोधाभासों को देखकर मुझे नाटो और ये पूरा पश्चिमी गठबंधन एक बहुत बड़े सस्पेंशन ब्रिज या झूला पुल की तरह लग रहा है। सस्पेंशन ब्रिज? जी। ये तुलना आप कैसे कर रहे हैं? सोचिए, एक बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है जिस पर लगातार भारी ट्रैफिक गुजर रहा है। ये ट्रैफिक है इन देशों की आंतरिक घरेलू राजनीति, महंगाई, चुनाव, विरोध प्रदर्शन और ऊर्जा संकट। केबल्स पर बहुत ज्यादा तनाव है। समझ रही हूँ। हर देश का अपना घरेलू दबाव इस पुल को हिला रहा है और पुल के नीचे युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय खतरों का एक अशांत समुद्र है। हर कोई चाहता है कि ये पुल सुरक्षित रहे, लेकिन कोई भी अपने हिस्से का वजन कम करने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और सोशल मीडिया सेंटीमेंट को देखिए, वो भी पूरी तरह बंटा हुआ है।
कुछ लोग अमेरिका द्वारा तेल प्रतिबंधों में दी गई छूट को कूटनीतिक यथार्थवाद या प्रैग्मैटिज्म मान रहे हैं और कुछ इसे सरासर कमजोरी बता रहे हैं। ये ब्रिज वाली तुलना वास्तव में नीति निर्माताओं के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती को स्पष्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की ताकत उनकी एकजुटता में होती है, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचता है, जैसा कि हम इस संघर्ष में देख रहे हैं, तो राष्ट्रीय हित स्वाभाविक रूप से सामूहिक सुरक्षा से टकराने लगते हैं। तो इन तमाम जटिलताओं, खाइयों की लड़ाई, लीबिया के गुप्त ऑपरेशंस और राजनीतिक तनाव के बीच एक आम व्यक्ति को आने वाले हफ्तों में किन संभावित घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए? भविष्य का क्या संकेत मिल रहा है? खुफिया स्रोतों से जो सबसे ठोस और स्पष्ट संकेत मिल रहा है वो है रूस के भीतर बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी या मोबिलाइजेशन की तैयारियां। मतलब वे और सैनिकों को भर्ती कर रहे हैं? जी, यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि रूस एक नए सिरे से आक्रामक रुख अपनाने जा रहा है और वे एक बहुत ही लंबी लड़ाई के लिए अपनी पूरी आबादी को युद्ध के सांचे में ढाल रहे हैं। लेकिन क्या ये आक्रामकता केवल यूक्रेन तक सीमित रहेगी? हमने अभी रोमानिया में मलबे गिरने और बाल्टिक सागर में विमानों को रोके जाने की घटनाओं पर चर्चा की। क्या इस बात का खतरा नहीं है कि रूस सीधे किसी नाटो देश पर पारंपरिक सैन्य हमला कर दे? अगर हम खुफिया अनुमानों का निष्पक्ष आकलन करें तो वर्तमान में एक पारंपरिक नाटो युद्ध, यानी जहां रूसी सेना सीधे किसी नाटो देश की सीमा में टैंक या पैदल सेना लेकर घुस जाए, इसकी संभावना अभी काफी कम है। अच्छा, ऐसा क्यों? रूस भी ये अच्छी तरह जानता है कि ऐसा करने से नाटो का आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा, जिसका मतलब होगा पूरे नाटो गठबंधन के साथ पूर्ण युद्ध। लेकिन खतरा टला नहीं है, उसने अपना रूप बदल लिया है। रूप बदल लिया है? आप हाइब्रिड वॉरफेयर या ग्रे जोन हमलों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ग्रे जोन युद्ध रणनीति का वो हिस्सा है जो शांति और खुले युद्ध के बीच के धुंधले क्षेत्र में काम करता है। इसमें वे कार्रवाइयां शामिल होती हैं जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन आर्टिकल 5 को ट्रिगर करने की सीमा से ठीक नीचे रहती हैं। मतलब बिना कोई सीधी गोली चलाए दुश्मन को कमजोर करना। जी, इसका उद्देश्य बिना सीधे युद्ध के दुश्मन को अस्थिर करना है। इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे कि नाटो देशों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले करना, समुद्र के नीचे के इंटरनेट और ऊर्जा केबल्स को काटना, राजनीतिक दुष्प्रचार या डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर समाज में विभाजन पैदा करना, या सीमाओं पर शरणार्थियों के संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ये तो बहुत ही अदृश्य खतरे हैं। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि जर्मनी जैसा देश, जिसकी ऐतिहासिक रूप से बहुत ही सतर्क और रक्षात्मक सैन्य नीति रही है, वो अपनी पूरी रणनीति में भारी बदलाव कर रहा है। वे अब लंबी दूरी की मारक क्षमता हासिल करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वे इस हाइब्रिड खतरे की गंभीरता को समझ रहे हैं। बाप रे, एक तरफ पारंपरिक मोर्चे पर खाइयों की लड़ाई है और दूसरी तरफ ये अदृश्य हाइब्रिड वॉरफेयर है। लेकिन इन सबके बीच जो एक आखिरी खुफिया जानकारी स्रोतों में सामने आई है, वो सचमुच डराने वाली है। आप अंतरिक्ष वाले खतरे की बात कर रहे हैं? हाँ, दस्तावेजों में अमेरिकी खुफिया चेतावनियों का जिक्र है जो अंतरिक्ष में रूसी परमाणु हमले के संभावित खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। वे कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य वैश्विक सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना हो सकता है। अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का परमाणु विस्फोट एक विनाशकारी प्रभाव डालेगा। इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या ईएमपी पैदा होगा और जो रेडिएशन फैलेगा, वो न केवल लक्षित सैन्य उपग्रहों को बल्कि उस कक्षा में मौजूद तमाम नागरिक और वाणिज्यिक उपग्रहों को भी निष्क्रिय कर देगा। एक मिनट, आइए इसकी गंभीरता को समझते हैं। अंतरिक्ष में परमाणु हमले का मतलब सिर्फ मिलिट्री कम्युनिकेशंस का नष्ट होना नहीं है। जी नहीं, इसका असर बहुत व्यापक होगा। इसका मतलब है कि हमारे स्मार्टफोन्स, हमारी कारों के जीपीएस, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार के लेन देन और यहां तक कि नागरिक उड्डयन या एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ एक झटके में बंद हो सकता है। हम वस्तुतः एक सेकंड में कई दशक पीछे जा सकते हैं। ये एक बिल्कुल सटीक आकलन है। हाइब्रिड वॉरफेयर का ये सबसे चरम रूप हो सकता है, जहां आप सीधे किसी नागरिक पर भौतिक हमला नहीं करते, लेकिन आप उस पूरी आधुनिक व्यवस्था को पंगु बना देते हैं जिस पर वो नागरिक निर्भर है। और ये बात हमें आज की इस चर्चा के सबसे गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके खड़ी करती है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है, जब युद्ध की सीमाएं पूर्वी यूरोप की जमीन से निकलकर भूमध्य सागर के पानी, साइबर स्पेस के ग्रे जोन
और अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने लगी हैं, तो क्या आधुनिक युद्ध में सुरक्षित दूरी जैसी कोई चीज बची भी है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। जब हमने ये बुलेटिन शुरू किया था तो 1960 के दशक की उस स्पष्ट दुनिया की बात की थी जहां युद्ध केवल निश्चित भौगोलिक मोर्चों पर लड़े जाते थे। लेकिन आज की भू राजनीतिक हकीकत में खतरे कहीं से भी और किसी भी रूप में आ सकते हैं। यकीनन सुरक्षित दूरी की अवधारणा अब इतिहास बन चुकी है। आधुनिक दुनिया में हम सभी एक ही डिजिटल और भू राजनीतिक धागे से बंधे हैं। आज के इस विस्तृत और तथ्याधारित विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जिन खुफिया जानकारियों, जटिल रणनीतियों और स्रोतों पर आज बात की है, वे सभी स्टाइलो न्यूज़ द्वारा जनरेट और संकलित किए गए हैं। जी। श्रोताओं को ये जानना चाहिए कि स्टाइलो न्यूज़ सिर्फ खबरें पढ़ने का एक साधन नहीं है। ये मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर उपलब्ध एक शक्तिशाली ऐप है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ उपयोगकर्ता अपनी पसंद और ज़रूरत के अनुसार सैकड़ों पारंपरिक न्यूज़ स्रोतों और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से व्यक्तिगत खुफिया शैली के ब्रीफ्स प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे आपकी जेब में आपकी अपनी एक पर्सनल इंटेलिजेंस एजेंसी हो, जो बिना किसी शोर शराबे के आपको केवल महत्वपूर्ण तथ्य और उनके पीछे का कारण बताती है। जी। आप ऑन डिमांड AI पावर्ड न्यूज़ और इस तरह के गहन विश्लेषण के लिए www.stylonews.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैश्विक घटनाओं को उनकी समग्रता और गहराई में समझने के लिए ये एक अनिवार्य टूल है। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको कई नए दृष्टिकोण और तथ्य मिले होंगे। हम हमेशा आपके सुझावों का स्वागत करते हैं, इसलिए भविष्य की चर्चाओं के लिए आप हमें अपने पसंदीदा विषय जरूर सुझाएं। जी, और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहें, चौकन्ने रहें और जानकारी से जुड़े रहें। नमस्कार।